हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसका जे प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव तो पूरा क्लियर कर दिया। अब चलिए वन शॉट रिवीजन में इस चैप्टर को एक बार देखते हैं। तो सजीव वस्तुएं, पहले सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। जैसे जंतु और पौधे। उसके बाद निर्जीव वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। इसमें जीवन से आवश्यक कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। उसके बाद सजीव और निर्जीव में अंतर देखते हैं। आइए देखते हैं। निर्जीव, देखिए निर्जीव ये पोषण नहीं करते, निर्जीव पोषण नहीं कर सकते और सजीव पोषण कर सकते हैं। इनमें शोषण नहीं होता है। निर्जीव क्या है? सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, लेकिन सजीव सांस ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा, ये जनन नहीं कर सकते हैं और सजीव जनन करते हैं। उसके बाद चौथा, इनमें वृद्धि नहीं होता है और इनमें वृद्धि होता है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होता लेकिन सजीव में वृद्धि होता है। ये स्थान परिवर्तन नहीं करते। निर्जीव जो होते हैं वे स्थान परिवर्तन नहीं करते, लेकिन सजीव स्थान परिवर्तन करते हैं। आइए कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होता है। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होता है। ये सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव होता है तथा खुले वातावरण में निर्जीव होता है। समझ गए होंगे? आशा करते हैं अभी तक में जितना भी बताया आप लोग अच्छे प्रकार से समझे होंगे। उसके बाद आइए देखते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं। क्या क्या प्रक्रिया है? पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। उसके बाद आइए आगे देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आइए पोषण के प्रकार देखते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। कितना? दो समूह में। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। और मृतजीवी पोषण, विषमपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। दूसरा परजीवी पोषण जैसे गोलकृमि हो गया, मलेरिया हो गया, परजीवी हो गया। तीसरा प्राणी संपोषण जैसे अमीबा, मेढक और हम लोग मनुष्य। उसके बाद आइए देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश, CO2, पानी के मदद से। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अब आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे C6O2 प्लस 12H2O मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बनाया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जल,
स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, आइए उसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। उसके बाद 5वां, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या है? पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये हरे बिंदु क्या कहलाते हैं? कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। उसके बाद आइए देखते हैं रंध्र क्या होता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के प्रमुख कार्य भी देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। रंध्र की रचना और क्रिया। आइए रंध्र की रचना और क्रिया देखते हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से 2 कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी है। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब वह फूल जाता है जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तब छिद्र बंद हो जाती है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। उसके बाद आइए देखते हैं विषमपोषी किसे कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव व अन्य जीव। मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। उसके बाद विषमपोषी के प्रकार। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राणी संपोषण क्या होता है? पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी, तीसरा परजीवी। उसके बाद आइए देखते हैं प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। देखिए प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा और मानव। उसके बाद मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया, फफूंदी हो गया। उसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, अमरबेल, जू, फीता, कृमि। देखे होंगे जोंक को, जू को, जो क्या गाय भैंस के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद जीव अपना पोषण कैसे करता है, ये देखते जीव अपना पोषण कैसे करता है। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अब अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणी संपोषी जीव है। कुडपाडों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ। अमीबा में पोषण 3 चरण में पूर्ण होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। पहला अंतग्रहण। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। उसके बाद पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं, इसलिए उसे पाचन कहते हैं। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी का प्रकार देखते हैं। बहिष्करण। बचा हुआ पच्य पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है।
इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं। जैसे मनुष्य में पोषण के चरण मुख-गुहा, पहले भोजन कहाँ मुख-गुहा में लेते हैं, उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है अमाशय में, उसके बाद क्षुद्रांत में, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बृहद में, उसके बाद बड़ी आंत। बृहद को ही बड़ी आंत बोलते हैं। अब आइए देखते हैं मुख-गुहा। भोजन को मुख-गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार या लालारस भोजन से पेशीय जिह्वा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में कर्वांकुंचन गति द्वारा गमन करता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहते हैं। यह मंद को शकरा में खंडित करता है। मनुष्य की मुख-गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। मनुष्य की मुख-गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? 3 गोड़ा। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। उसके बाद आइए देखते हैं अमाशय क्या होता है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा कर्मानुकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। आइए अब देखते हैं जठर रसों या पाचक एंजाइम के कार्य। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। साथ ही HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, भोजन में आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट करता है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा या म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा एंजाइम पेप्सिन में सुरक्षित रखता है। उसके बाद कुछ नोट आइए देखते हैं। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितना? तो 3 लीटर। अमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। उसके बाद आइए देखते हैं छोटी आंत किसे कहते हैं या क्षुद्रांत। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। यहाँ अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है जिसको अग्न्याशिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। वसा आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पीत लवण उसे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को इम्लिशीकरण कहते हैं। अग्न्याशिक रस के कार्य देखिए। अग्न्याशिक रस का स्राव करता है जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इम्लिशीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। उसके बाद आंत्र रस के कार्य। क्षुद्रांत्र ग्रंथियों द्वारा आंत्र रस स्रावित होती है जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देते हैं। आइए अब देखते हैं छोटी आंत की संरचना। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवध्य होते हैं जिन्हें दिग्रोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दिग्रोम में रुधिर वाहिका की जाल होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बृहदांत्रा या बड़ी आंत। बिना पचे भोजन बृहदांत्रा में भेज दिया जाता है जहाँ अधिक संख्या में दिग्रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं मनुष्य के दांतों के प्रकार। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं?
32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कतरनक या इंसाइजर, भेदक या केनाइल, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर, चर्वणक या मोलर। दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षरण क्या होता है ये देखते हैं। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार द्वारा सकड़ा में होता है, जिस पर जीवाणु क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे इनेमेल का मृदुकरण होता है। अनेक जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बनाते हैं, जो दांत को ढक लेता है। इसे ब्रश द्वारा नहीं हटाया गया तो वे मज्जा में पहुंचकर जलन पैदा करते हैं। इस प्रकार दंत क्षरण शुरू होता है। श्वसन क्या होता है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्ति होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो आइए देखते हैं वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप जल CO2 और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा ATP में संचित हो जाती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद आइए देखते हैं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा CO2 के 2 अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर है, ये देखते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर दूसरा अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है किसमें? अवायवीय श्वसन में, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा मुक्त होती है, दोनों में होती है। यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन? वायवीय श्वसन। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन किसमें होता है? कोशिका द्रव में। अधिक ऊर्जा उत्पादन होती है किसमें? वायवीय श्वसन में। 36 ATP होती है मानव, जैसे मानव। इसमें कम ऊर्जा उत्पादन होती है, 2 ATP होता है। उदाहरण जैसे यीस्ट, उसको खमीर भी बोलते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशनल ट्राइफोस्फेट। आइए नोट देखते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है, जिसे कोशिका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय श्वसन आंतरोष्मी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पौधों में रात्रि तथा दिन में निम्न घटनाएं होती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य घटना है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जिससे केवल ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। उसके बाद आइए देखते हैं जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनकी श्वास दर अस्थायी जीव की अपेक्षा कम होती है। जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेकर उससे बलपूर्वक कलोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है। कुछ जीवों के श्वसन अंग, जैसे मछली किससे सांस लेते हैं? गलफर या गिल से। मच्छर श्वास नली या ट्रेकिया से। केंचुआ त्वचा से। मनुष्य फेफड़ा से। आइए देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। नासादार ग्रसनी, कंठ, श्वास नली का फुफ्फुस, फेफड़े, कुपिका कोश और रुधिर वाहिका। मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नासादार द्वारा जाती है। नाक में उपस्थित महीन बाल व श्लेष्मा वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियाँ परागकण, धूल, मिट्टी, जीवाणु, राख आदि हो सकती है। नासादार से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। ग्रसनी क्या होता है? यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। कंठ या स्वर यंत्र, यह श्वास नली के ऊपर व ग्रासिका के सामने उपस्थित एक नली है, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। कंठ में उपस्थित केवल उपस्थित होते हैं।
उपास्थि केवल उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। श्वास नली से होकर वायु श्वसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कृपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरणी जाल होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मानव श्वसन क्रियाएं। अंतःश्वसन के दौरान उच्छ्वसन क्या होता है? उच्छ्वसन। वृक्क गुहा फैलती है। वृक्क गुहा अपने फूल आकार में वापिस आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है। पसलियों की पेशियां शिथिलन हो जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष अपने स्थान पर आ जाता है। किसमें? उच्छ्वसन में। उसके बाद गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। इसके बाद उच्छ्वसन में गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। उसके बाद संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन तंत्र। उसके बाद मानव में वहन। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या है? हृदय, रक्तनलिका, उसको धमनी व शिरा भी बोलते हैं। उसके बाद वहन माध्यम, जिसको रक्त व लसिका बोलते हैं। हमारा पंप हृदय। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोशिकाओं में बटा होता है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। रक्तदाब क्या है? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तनलिकाएं। धमनी, शिरा। धमनी किसे कहते हैं? धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। वाल्व नहीं होते, ये सतही नहीं होते, उन ऊतकों के नीचे पाई जाती है। शिरा विभिन्न अंगों से अनावश्यकीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद जैसे फुफ्फुस शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व होते हैं, यह सतही होती है। उसके बाद लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होगा। लसिका वहन में सहायक करता है। उसके बाद पादपों में परिवहन। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में तथा पौधों में ताप नियमन में सहायता मिलती है। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन हस्तांतरण कहलाता है।
जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्रसारण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उसके बाद उत्सर्जन, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। मानव में उत्सर्जन, आइए समझते हैं मानव में उत्सर्जन क्या होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? मूत्र बनने का उद्देश्य रूधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया आइए देखते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग है इस प्रकार है। केशिका गुच्छा, ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। उसके बाद बोमन संपुट, उसके बाद नलिकाकार भाग, उसके बाद संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि, केशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छा में से छानकर वोहम संपुट में आ जाते हैं। वर्णनात्मक पुण्य अवशोषण, वृक्काणु के नलिका भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रावन, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क का